नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनिल यशवंत और आप सभी का स्वागत है थ्योरी आईएएस में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पीएसआईआर राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक यूपीएससी के एस्पिरेंट्स में बहुत ही आकर्षण का विषय है और बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स इस विषय को पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी विषय की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए तो आप सब जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल से उसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ जाती है। सप्लाई तो लिमिटेड है कोचिंग का और रिसोर्सेस का, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन क्वालिटी के बहुत कम हैं। और इसी का यही कारण है कि इस साल से कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने पीएसआईआर की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं है। जितना हम किसी चीज़ को घबराते हैं, मार्केट हम उसका उतना ही ज़्यादा लाभ उठाता है। मेरी कोशिश ये है इन 3-4 वीडियोज़ में कि मैं आपकी पीएसआईआर के संबंध में जो आप घबराते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है, घबराने का कारण ये है कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, ऐसा आपको लगता है। आपको लगता है कि यूपीएससी बहुत कठिन परीक्षा है और उसके लिए हमें कुछ ऐसी किताबें पढ़नी है, ऐसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमारे पास है शायद मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमें वो मालूम नहीं है कि ये पढ़ना चाहिए, अगर ये पढ़ लिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है आज कि मैं आपको पीएसआईआर के सभी टॉपिक के लिए रिलायबल बुक्स आपको सजेस्ट करूं, और सिर्फ सजेस्ट ना करूं, मैं आपके लिए प्रूफ भी दिखाऊं। और इसके लिए मैंने 2020 की एग्ज़ाम पेपर को चुना है। मैं आपको उसके हिसाब द्वारा बताऊंगा कि यूपीएससी के लिए कौन से बुक्स हमें पीएसआईआर के लिए मदद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम रिसोर्सेस में आप यूपीएससी में, पीएसआईआर में बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। और मेरा 300 प्लस लाना कोई कठिन बात नहीं है। आप यहाँ पे मेरे बारे में पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। मैंने नेट किया हुआ है, जेआरएफ भी किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, और साथ ही मैंने यूपीएससी की मेंस भी दी हुई है पीएसआईआर के साथ। ये सब आपको इसलिए कि मैं जो बताता हूँ उस पर आप विचार कर सकें। वैसे तथ्य मैं आपके पास हाथ रखूँगा तो आपको उसके बारे में अंदाज़ा आ जाएगा। हम क्या चाहते हैं? हम 250 अंकों का हमारा क्वेश्चन पेपर है और उसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, जिसमें 20-25 सवाल होते हैं और उनके सही और बेहतरीन जवाब हमें लिखने पड़ते हैं। और यही हमारा उद्देश्य होता है कि ये अच्छे से हम लिख सके। मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम को उसके सवालों के अंदाज में देखता हूँ, और ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ। अगर ये 250 अंकों के सवाल है, 20-25 सवाल है एक एक पेपर में, तो फिर ये सवाल आते कहाँ से है? क्या यूपीएससी किन्हीं खास किताबों से ये सवाल पूछती है, या फिर कोई रैंडम सोर्स, रैंडम बुक या इंटरनेट का सर्च कर यूपीएससी हमारे लिए सवाल बनाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर यह सवाल हमें हल करना आता है तो हमारी आधी से ज़्यादा मुश्किल हल हो जाएगी केवल इसी सवाल से। क्योंकि हमारा सब बेसिक सवाल क्या है कि यूपीएससी के सवालों के हमें जवाब देने हैं। अगर वो जवाब सवाल के कहाँ से बनते हैं और वहाँ उसके जवाब कहाँ मिलेंगे, यह अगर हमें मालूम है तो फिर हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगला हमारा सवाल ये है कि इसके बारे में टॉपर्स क्या कहते हैं, टॉपर्स का क्या अनुभव है, और मेरा सुझाव आपके लिए क्या है, और इसके लिए अगर मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ तो इसके लिए क्या प्रमाण है। मेरे पास प्रमाण भी होने चाहिए, और तथ्यों के सिवा अगर कोई बात करे तो उसकी बात सुनना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए मैं हमेशा तथ्यों के साथ बात करता हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा किताबें आपको नहीं पढ़नी है। हमारी
PSIR के 2 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, और उसमें हर पेपर में पार्ट 1 और पार्ट 2 रहता है। इस लेक्चर में पर्टिकुलरली मैं आपके साथ पार्ट 1 के लिए बात करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि पार्ट 2 और पेपर 2 के लिए आपको बुक लिस्ट चाहिए। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, पार्ट 1 के लिए ज़्यादा किताबें नहीं चाहिए और किसी भी पार्ट के लिए, किसी भी पेपर के किसी भी पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा किताबें आपको पढ़नी ही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने GS का टाइम पॉलिटिकल साइंस के लिए दे रहे हैं, PSIR के लिए दे रहे हैं, जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। सभी पेपर्स के लिए GS के हर पेपर और ऐसे और उसके बाद हमारा ऑप्शनल, इन सभी के लिए आपको जितना वो टाइम डिज़र्व करता है उतना ही देना है, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो पार्ट 1 के लिए आपके पास 2 किताबें तो कम से कम होनी चाहिए। 2 किताबें जो हरे रंग में दी हुई है वो किताबें कंपलसरी है। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, अंग्रेजी में भी ये अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी। OP गाबा की किताबें हैं और हमें OP गाबा ही पढ़ने हैं। इसके लिए अगर आपने इस किताब को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और इसके लिए अगर आप केवल हिंदी में कोई किताब अपने पास रखना चाहते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं केवल यही किताब और कोई बता दे अन्य सोर्स, किसी कोई वीडियो देखें आप, अगर कहीं पढ़े कि समकालीन राजनीति सिद्धांत, यह भी एक किताब है, वो भी रख लीजिए, तो मैं कहूँगा कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये किताब मैं भूल गया हूँ इसलिए मैंने रख दी है। राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है और इसमें जो मटेरियल दिया हुआ है वो सब का सब इसमें है अवेलेबल। कुछ एक टॉपिक है जो इसमें नहीं है, लेकिन वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। आपके लिए काम की चीज़ है केवल और केवल यह बुक। एक ही ऑथर के बुक है, इसमें जो मटेरियल है सेम टू सेम इसमें है। डबल खर्चा मत कीजिए, ये बुक मत ले लीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास ये बुक है तो भी आपको समकालीन राजनीतिक सिद्धांत अगर आपके पास है तो भी आपको राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा खरीदनी है। ये बात आप पक्का समझ लीजिए, क्योंकि ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी किताब को सामने रखकर सवाल बनाए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस किताब से कैसे सवाल बन रहे हैं। दूसरी बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, राजनीति चिंतन की रूपरेखा। ये केवल और केवल हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश का इसका वर्जन नहीं दिखा है। अगर आपको इस किताब को पूरा करना है, इस किताब को अगर सब्स्टिट्यूट चाहिए तो OP गाबा जी की है। ये 2 किताबें हैं, पाश्चात्य राजनीति विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंग्लिश में भी है, और भारतीय राजनीति विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश वालों के लिए तो ये 2 किताबें चाहिए ही, क्योंकि यह जो किताब है राजनीति चिंतन की रूपरेखा, ये केवल और केवल हिंदी में है। अगर ये इंग्लिश में होती तो आपको भी यह 2 किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है वह सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके पास अगर राजनीति चिंतन की रूपरेखा है तो सबसे बढ़िया है आपके लिए। अगर आपके पास अगर आपका हिंदी मीडियम है और आपके पास ये दोनों किताबें हैं तो भी आपको ये किताब लेनी है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। हर साल कोई एक सवाल ऐसा रहता है जो इस किताब की तरफ हमें लेकर जाने के लिए मजबूर करता है। अगर आप हिंदी समझते हो और समझ सकते हो अच्छे से हिंदी, और आपका मीडियम अगर इंग्लिश भी है तो भी आप इन 2 किताबों के साथ यह किताब रख सकते हैं, राजनीति चिंतन की रूपरेखा। समझने के लिए मैं आगे आपको समझ में आएगा कि इस किताब पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ।
और आपके सजावट के लिए इंग्लिश में भी एक किताब मैंने रख दी है। इस किताब की तरफ आपने अगर नहीं देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर वही कारण कि अगर मैं इस किताब को छोड़ दूं और कहीं पर आप पढ़े या फिर आप अमेज़ॉन पर जाए और आपको ये किताब दिखे तो आपको ऐसा ना लगे कि अगर ये किताब मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ मिस तो नहीं कर दूंगा। पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़ और कंटेम्पररी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, ये 2 किताबें हैं ये जो इंग्लिश में अवेलेबल है। लेकिन ये किताबें आपके पास आप रखें तो शौक के लिए रख सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है वो इन दो किताबों में पहले ही आपका कवर हो जाएगा। आपका पूरा सिलेबस इन दो किताबों से कवर हो जाता है, पूरा का पूरा पार्ट 1 पूरा कवर हो जाएगा और इसी से सवाल बन रहे हैं। यह है वो किताबें आपको रखनी है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी, ये वाली किताब, ये वाली, और आपको रखना है, ये तो इंग्लिश वालों के लिए, ये पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, और हिंदी वालों के लिए राजनीति चिंतन सिद्धांत की रूपरेखा, ये एक आपके लिए आपके पास होना चाहिए और ये दूसरा होना चाहिए राजनीति चिंतन की रूपरेखा। इसमें सभी के सभी जो आपके सिलेबस में आए हुए हैं विचारक वह सभी दिए हुए हैं, इंडियन और वेस्टर्न दोनों भी, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक ही किताब में आपके सब का सब काम हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके पास दिखाने के लिए होनी चाहिए तो ये समकालीन राजनीति सिद्धांत आप रख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सब मटेरियल इस किताब में आया हुआ है। मैं इन किताबों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं ही नहीं, टॉपर्स भी इन्हीं किताबों को रेफ़र करते हैं और सजेस्ट भी यही करते हैं। हाँ, खाली वो उनके साथ कुछ ज़्यादा किताबें जोड़ देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी किताब कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इन्हीं किताबों से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 300 प्लस मार्क्स आप PSIR में आसानी से ला सकते हैं। इन्हीं किताबों का मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए। मैंने ये किताबें क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूपीएससी सीधे सवाल बनाती है इन किताबों से। यूपीएससी आस्क्स डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर ओनली, फ्रॉम हियर दिखाऊंगा मैं आपको। और इनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश भी है, पूरा सिलेबस हमारा कवर किया हुआ है इन किताबों ने। पार्ट 1 का जो है वो पूरा आपका सिलेबस 2 किताबों से ही आपका कवर हो जाता है और अच्छे से पाठ्यक्रम तो कोई भी पूरा करेगा, लेकिन ये जो है यूपीएससी इन किताबों से सीधे सवाल पूछती है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एडवांटेज सिर्फ यहीं पर है। दूसरी है तीसरा मुद्दा यह है कि यह समझने में बहुत आसान है और इनकी भाषा बहुत ही आसान है, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज में ये किताबें लिखी हुई हैं और इनकी जानकारी ऑथेंटिक है, सटीक है, आपको क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखते हैं, अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं कि प्रूफ दिखाता हूं आपको। देखिए, यह है राजनीति विज्ञान का यूपीएससी ने लिया हुआ एग्ज़ाम का पेपर 2020 का। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, यह आप ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए, कहाँ गया कर्सर, दिख नहीं रहा मुझे अभी, तो ये बदलना पड़ेगा इसकी इंक। ओके, ये देखिए 2020 का ये पेपर है और हम प्रश्न पत्र 1 में पेपर 1 और इसका पार्ट 1 हम देखने वाले हैं अभी आज। देखिए, पहला सवाल ये है, इसमें 5 सवाल होते हैं पहले सवाल में और ये कंपलसरी होता है 50 अंकों के लिए और हमें 10-10 अंकों के 5 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसमें आप छोड़ नहीं सकते। अगर ये सवाल आपने छोड़ दिया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये देखिए, पहला सवाल देखिए, राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट। और यहाँ पे आप इसी टॉपिक को देख सकते हैं, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, यही आपको लिखना है यहाँ से जवाब। देखिए, कॉपीराइटेड मटेरियल है, इसीलिए मैं आपको अंदर की पेजेस नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ। आप किताब देख लीजिए और वहाँ से सवाल का जवाब आप बना लीजिए, आसानी से बना सकेंगे आप, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, और यहाँ से यह सीधा सवाल बन गया है हमारा पहला सवाल, और 10वें चैप्टर में डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट। और ये देखिए, राज्य का
राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, पॉलिटिकल साइंस का नहीं बोला है, राज्य का बोला है। ये कीवर्ड भी आप ध्यान में दीजिए, और ये राज्य का है, और यहाँ पर भी राज्य का पर्सपेक्टिव ही दिए हुए हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव नहीं दिए हुए हैं, पॉलिटिकल थियरी का पर्सपेक्टिव नहीं है, पॉलिटिकल थियरी का नहीं है, राज्य का पर्सपेक्टिव है। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बेसिक्स आपके कवर नहीं है। राज्य का सिद्धांत और पॉलिटिकल थियरी में जो सिद्धांत होते हैं वो अलग अलग बात है। जैसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म ये हम पढ़ते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट ये अलग बात है। खैर, ये बात मैं पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ अभी तो मैं आपको खाली ये सोर्स बताने आया हूँ। चलिए, और दूसरा सवाल देखते हैं, अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हैं कि इस किताब में, और वो किताब कौन सी है, ये किताब है राजनीति चिंतन की, ये सवाल किस किताब से है, राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह किताब अवेलेबल है, राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा। इस किताब के 17वें चैप्टर से यह सवाल पूछा गया है, अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक कॉन्सेप्ट लिखी हुई है, आपको शॉर्ट नोट लिखनी है उस पर, उसकी डेफिनेशन वगैरह, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, रैशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ लीजिए। तीसरा इसमें सवाल है 10 अंकों के लिए, क्रांतिकारी विचार के रूप में उदारवाद, लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। ये लिबरलिज्म किस पृष्ठभूमि में विकसित हुआ है उसके, और उसने क्या क्या बदलाव लाए हैं हमारी संस्कृति में, हमारे विचारों में, यह सब ये पूछा गया है। मानव सभ्यता को लिबरलिज्म ने बदल दिया था एक समय में, उसी के आधार पर यह सवाल दिया हुआ है, और यह आपको पूरी तरह से राजनीति चिंतन की रूपरेखा में मिल जाएगा, इसके पृष्ठ नंबर 97 से 99 तक। फिर एक बार बताता हूँ कि मैं आपको बुक के अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइटेड मटेरियल है। अगर होता, मुझे अगर पॉसिबल होता तो मैं दिखा देता आपको, लेकिन उसके अंदर क्या दिखा हुआ है, ये पॉइंट दिए हुए हैं, बिल्कुल ये पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने किताब से ही कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। सामंतवाद का विरोध, व्यक्तिवाद, प्राकृतिक अधिकार, समानता, निरंकुश सत्ता का विरोध, व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग, अनुबंध की स्वतंत्रता, गौरवमय क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति इत्यादि का मूल आधार तथा प्रेरणा। यह टॉपिक आपको, यह पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए तो आपका जवाब हो जाएगा, और ये इसी किताब से मैंने लिए हुए पॉइंट्स हैं, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं डाला है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये 2 सवाल हम मैंने अगली वाली स्लाइड पे बनाए हुए हैं। क्या है, संविधान पर 1D, संविधानवाद पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार। इस सवाल का जवाब आपको राजनीति चिंतन की रूपरेखा किताब में 340 से लेकर 342 तक मिल जाएगा, और वहाँ पे टॉपिक टाइटल दिया हुआ है लोकतंत्र की संकल्पना और संवैधानिक विधि की वरेण्यता। यह 2 टॉपिक वहाँ पे सब पॉइंट्स दिए हुए हैं उस चैप्टर में। और उसमें आप देखिए, प्री एमिनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स प्लस संविधानवाद का आपने जो अर्थ पढ़ा है, मैंने आप कहीं पर पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन सीरीज़ में, कि नागरिक स्वतंत्रताएं होती है महत्वपूर्ण बात, और उसमें प्रक्रियाएं होती है। इन बातों पर डॉक्टर अंबेडकर जी के जो विचार है वो आप लिख दीजिए, आपका जवाब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर सवाल का जवाब इस किताब में है जो यूपीएससी पूछती है। और उसके बाद आखिरी का है मैकियावेली का धर्मनिरपेक्षता, मैकियावेलीज सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पे तो मैकियावेली पे तो पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, और बहुत आसानी से यह कंसेप्ट वहाँ पे पढ़ाई दी हुई है, आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हो। अगर आपने कोचिंग भी नहीं लगाई, अगर आप किताब को समझ सकते हैं और आपने यूपीएससी के आज तक के सभी क्वेश्चन पेपर हल कर लिए, तो आपको 300 प्लस मार्क्स लेने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता इस पेपर में। देखिए, उसके बाद है दूसरा सवाल, उसमें 2A, 2B और 2C है।
20, 15, 15 मतलब 50 अंकों के लिए ये भी दूसरा सवाल है, और उसमें भी हमें सभी के सभी तीनों सवाल इस किताब से मिल जाते हैं। देखिए 2A और 2C यह हमें राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा में मिल जाएंगे। देखिए, न्याय के यूनानी परिप्रेक्ष्य के साथ न्याय की रावलसेन अवधारणा का तुलनात्मक आकलन कीजिए। बहुत सही सवाल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्याय की अवधारणा दी हुई है, और यहाँ पे न्याय का विचार, ऐतिहासिक विकास, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो, एरिस्टोटल, और ये दिए हुए हैं सवाल में है यूनानी परिप्रेक्ष्य। यूनानी परिप्रेक्ष्य का मतलब है प्लेटो, एरिस्टोटल, सुकरात, इनके विचार, ये यूनानी विचारक थे। और उसके बाद हमें उसके है रावलसेन सिद्धांत, जॉन रॉल्स की जो न्याय की अवधारणा है उसके साथ उसकी तुलनात्मक आकलन करना है, और ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी तुलना की हुई है। यहाँ पे देखिए रॉल्स का न्याय सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। आपको हर साल रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर सवाल मिलेगा, और हर साल के सवाल का जवाब आपको ओपी गाबा में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद 2B, उसमें है प्रतिनिधि लोकतंत्र का अभिप्राय है कि एक निकाय के रूप में लोगों को सरकारी नीति की सामान्य दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। JS मिल का यह स्टेटमेंट है, और उस पर टिप्पणी करने के लिए हमें कहा गया है प्रतिनिधि शासन का औचित्य उस किताब में जो JS मिल पर वो टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसमें दिया हुआ है प्रतिनिधि शासन का औचित्य। यह टॉपिक है, सब टॉपिक दिया हुआ है उसमें, वहाँ से यह सवाल बनाया हुआ है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और उसमें दिया हुआ है कि उसके स्वतंत्रता के प्रति गहरे लगाव के कारण क्या है, तो उसमें वो बताता है कि मतलब कौन, JS मिल, बहुमत के शासन के स्थान पर प्रतिनिधि शासन का समर्थन, शिक्षा पर जोर एक साधन के रूप में, क्रमिक मताधिकार का समर्थन करता है, सार्थक नागरिकता के गुण के विकास के साथ साथ यहाँ क्रमिक अधिकार होना चाहिए, मताधिकार होना चाहिए, ऐसा मिल का मानना था। एकदम से प्रौढ़ मताधिकार नहीं देना चाहिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं होनी चाहिए, उसने इस बात का समर्थन किया था। जैसे जैसे हम शिक्षित हो जाएंगे, हमें समझ आएगी, हमारी समझ विकसित होगी, उस तरह से हमें उसी रूप में हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ और हमारी समझ के साथ साथ। नहीं तो अशिक्षित लोगों के पास अगर मताधिकार आ जाएगा तो उसका गलत उसका प्रयोग कैसे करें, इसकी समझ न होने के कारण वह लोकतंत्र को समाप्त भी कर सकता है, ऐसा उसका मानना था, अगर कोई चतुर नेता आ जाए तो। उसके बाद सार्थक नागरिकता उसने क्या बताया था कसौटी, कि सरकारी नीति का सामान्य दिशा को नियंत्रित करने की, सरकारी नीति की सामान्य दिशा को नियंत्रित करने की क्षमता। ये पॉइंट्स है उसके, और वो इसी किताब से लिए हुए हैं, मिल के किताब में। आपको सवाल के जवाब में यही पॉइंट्स लिखने हैं और आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये C वाला राजनीति सिद्धांत में देखिए, अब वहाँ पे राज्य नहीं है, वो राज्य का सिद्धांत था पहले सवाल में, और यहाँ राजनीति सिद्धांत में संपत्ति के अधिकार के महत्व का आकलन कीजिए। तो संपत्ति के अधिकार पर एक चैप्टर ही दिया हुआ है। संपत्ति क्या है, उदारवादी दृष्टिकोण, सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। और राजनीति सिद्धांत में दिया हुआ है तो आपको आपके मत नहीं लिखने हैं, आपको सैद्धांतिक चर्चा करनी है कि उस संपत्ति के अधिकार पर उसका अर्थ क्या है, उसके उदारवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, सामाजिक लोकतंत्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य यानी कि दृष्टिकोण क्या है। इस अंदाज में आपको इस सवाल का जवाब लिखना है। अगर आप ओपी गाबा पढ़ कर जाए और आप समझ कर जाए तो इस सवाल का जवाब लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ओपी गाबा की किताब कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, पूरा का पूरा ये चैप्टर और पूरा का पूरा उसमें जैसे कि वैसे ये सवाल बनाया गया है, और ये लौता एक ही चैप्टर नहीं है, एक ही सवाल नहीं है। आपको मैं और भी बातें बताऊंगा कि कैसे सीधे सवाल बन रहे हैं, सीधे सवाल।
और इसके बाद देखिए कि ये तीसरा सवाल है। मैं एक के बाद करके आपको एक के बाद एक सभी के सभी सवाल बता रहा हूँ और उनके जवाब बता रहा हूँ, पेज नंबर बता रहा हूँ, सब टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक के अंदर का टॉपिक बता रहा हूँ। देखिए 3A, गांधीवाद के वैचारिक घटकों का विश्लेषण करें। अब आपको मैं एक बात बताई, ये राजनीति चिंतन की रूपरेखा में महात्मा गांधी पर एक चैप्टर दिया हुआ है, उसकी कंटेंट आप पढ़िए। चैप्टर की कंटेंट जो कंटेंट में दिया हुआ है वही पढ़िए। गांधीवाद के वैचारिक घटकों का विश्लेषण करें। एक एक्सप्लिसाइट द आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ गांधीज्म। क्या है आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स? किसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स? जिससे वो आइडियोलॉजी बनती है उसे आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। अब देखिए, ये पढ़ लीजिए। राजनीति और नैतिकता, इसमें क्या परस्पर संबंध है? साधन और साध्य, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, स्वराज, सर्वोदय, वर्गहीन और राज्यहीन समाज की संकल्पना, न्यासिता का सिद्धांत, सदाचार के नियम, विकास का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य। ये तो अलग बात हो गई, अगर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, लेकिन आपका जवाब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। यह है गांधीवाद के वैचारिक घटक, यही है, यही आपको लिखना है और इनका थोड़ा विस्तार करना है जो अंदर किताब के अंदर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अगर इतनी समझ आप में है तो मैं अगर कोई सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल जाए तो मैं ये एक सवाल और आगे मैं आपको एक और सवाल बताऊंगा, केवल 2 भी सवालों के जवाब मुझे मिल जाए तो भी मैं पूरी किताब खरीदने के लिए तैयार हूँ। इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस है ये। और संपत्ति के अधिकार का भी मैंने आपको दिखा दिया है, राज्य के सिद्धांत का भी दिखाया है। उसके बाद देखिए 3B, शक्ति की प्रकृति और अर्थ की जांच करें। अब देखिए राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा किताब में 87 to 88 इन 2 पेज में यह दिया हुआ है। शक्ति का स्वरूप, उसकी प्रकृति, नेचर ऑफ पावर, और दूसरा है शक्ति क्या है, व्हाट इज पावर। ये टॉपिक जैसे कि वैसे है किताब में, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 3C, प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो आपको तो ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 1 to 6 पर। वेद, धर्मशास्त्र, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, अर्थशास्त्र, बौद्ध ग्रंथ इत्यादि की व्याख्या तथा मुख्य मुख्य विचारों का उल्लेख करना है आपको, जो इस किताब में बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं। तो ये भी कुल मिलाकर अभी तक हमने 3 सवाल देखे, आगे भी हम देखते हैं। जो मैं पिछली स्लाइड में मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था कि एक और सवाल है जो वैसा ही है, जो गांधीवाद के ऊपर प्रश्न आया था, जैसे उसका जवाब आपको कंटेंट में मिलेगा। यहाँ पे यह सवाल है वो गांधीवाद के वैचारिक घटकों का विश्लेषण। तो इसमें भी चौथे सवाल में भी एक सवाल पूछा गया है, प्राचीन से समकालीन काल तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के क्रमागत उन्नति का अनुरेखण करें। ये बहुत ही कठिन सवाल लग सकता है, लेकिन जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अगर वो आपने समझ लिया तो इस सवाल का जवाब आपके पास बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दावा करता हूँ मैं कि ये किसी भी कोचिंग क्लास के मटेरियल में नहीं मिलेगा, कोचिंग क्लास के मटेरियल में नहीं मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ओपी गाबा के पास। ओपी जी बोलिए उन्हें, भगवान है हमारे लिए, PSIR वालों के लिए। उस किताब की कंटेंट से बनाया हुआ ये सवाल है, किताब की कंटेंट से। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सही है। अगर आप जानते हैं ओपी गाबा की क्वालिटी को तो, और UPSC उसे यूज़ करती हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था, मैंने पीछे कहा आपको कि अगर आपके पास राजनीति चिंतन की रूपरेखा अगर आप हिंदी में समझ सकते हैं, केवल हिंदी में ये किताब है और इस किताब से यह प्रश्न सवाल बनाया गया है। देखिए, यह है उस किताब की विषय सूची, कंटेंट, और उसमें देखिए कंटेंट में क्या दिया हुआ है। ये पहले है भारतीय और उसके बाद आया है, देखिए, प्राचीन यूनानी राजनीति चिंतन की सामान्य विशेषताएं। यहाँ से शुरू हो रहे हैं पाश्चात्य विचार, राजनीति विज्ञान के से संबंधित पाश्चात्य विचार। यहाँ से शुरू हो रहा है प्राचीन यूनानी राजनीति चिंतन की सामान्य विशेषताएं। दूसरा है
सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, प्राचीन रोम का राजनीतिक चिंतन, मध्ययुगीन यूरोपीय राजनीति चिंतन, आधुनिक यूरोपीय राजनीति चिंतन, आरंभिक दौर, प्रभुसत्ता की अवधारणा, उदारवाद की उन्नायक, उपयोगितावाद, विकासात्मक सिद्धांत, राजनीति का समाज वैज्ञानिक संदर्भ, और उसमें कुछ विचारक के नाम भी है जो मैं अंदर के नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। स्लाइड वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। रूढ़िवाद की मान्यताएं, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद की मुख्य प्रवृत्तियां, उसके बाद है अराजकतावाद, उसके बाद है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संकल्पना, फासिस्ट विचारधारा। यहाँ तक आपके हो जाते हैं कंप्लीट पाश्चात्य राजनीति विचार। अब सवाल पर हम आते हैं। ये आपने समझ लिया। अब सवाल देखिए क्या पूछा है। सवाल पूछा है, प्राचीन से समकालीन काल तक पाश्चात्य राजनीति चिंतन के क्रमागत उन्नति का अनुरेखण करें। कैसे हुई है क्रमागत उन्नति? तो वो जो कंटेंट हमने अभी पढ़ी है उसी तरह से उसकी उन्नति हुई है, क्रमागत उन्नति हुई है प्राचीन से लेकर आज तक। और किताब की कंटेंट वैसी ही है जैसा सवाल पूछा गया है, क्योंकि सवाल उस किताब से बनाया है और यह स्पष्ट दिखता है। इसके लिए कोई भी यूपीएससी के पेपर सेटर को पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो सवाल और किताब दोनों का अगर सामने एक साथ रखा जाए तो आप सीधे देख सकते हैं कि यह सवाल यही से बनाया गया है और कहीं से नहीं। अगर मुझे कुछ ना मिले और केवल एक ही सवाल अगर मिल जाए हर साल, तो भी मैं एक किताब खरीदूंगा और उसे पूरा का पूरा पढ़ूंगा। ठीक है, तो ओपी गाबा की पूरी कंटेंट आपके काम की है। कंटेंट से मैंने आपको कितने सवाल बताए हैं? 3 सवाल बताए हैं। संपत्ति का अधिकार, उसके बाद गांधीवाद और ये। ठीक है, जो कंटेंट से ही आपको उसके मेन पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद है चौथे सवाल में से 4B, राजनीतिक सिद्धांत के लिए एक निर्देशात्मक नॉर्मेटिव दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो यह सवाल दिया हुआ है राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा किताब में 55 से लेकर 57 पेज पर, उत्तर व्यवहारवाद का उदय, और उसमें दिया हुआ है यह टॉपिक है, मेन सब टॉपिक है उसमें। व्यवहारवाद ने निर्देशात्मक दृष्टिकोण की अवहेलना की, उत्तर व्यवहारवाद ने उसे पुनः उचित स्थान दिया, उसका महत्व समझाया। और सवाल देखिए क्या है कि निर्देशात्मक यानी कि नॉर्मेटिव दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इसका महत्व किसने बताया था? उत्तर व्यवहारवाद ने बताया था। वही डिस्कस आपको करना है, जैसे कि वैसे ये सवाल आपको मिल जाता है वहाँ पे। यह ताकत है ओपी गाबा की। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 4C, राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा, 18वां प्रकरण, उसमें दिया हुआ है मार्क्सवाद। और सवाल क्या है? कार्ल मार्क्स की वर्ग की अवधारणा का वर्णन करें। अब ये तो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर ओपी गाबा आपने लिया हुआ है तो उसमें मिल जाता है और अच्छे से मिल जाता है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। ठीक है, वैसे आप अगर कहीं पर भी पढ़े मार्क्सवाद तो बहुत बड़ी अवधारणा है। तो और बहुत सारे अच्छी किताब, जो भी कोई अच्छी किताब है, देखिए एक मैं सवाल आपको क्लियर कर दूं। अगर मैं कह रहा हूं आपको ओपी गाबा पढ़िए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ओपी गाबा की किताब अच्छी है और बाकी की किताबें बुरी है। किताबें बहुत अच्छी है, बाकी और भी बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन हमें PSIR क्लियर करना है। हमें क्या करना है? हमें हमारी एग्ज़ाम पास करनी है, और एग्ज़ाम अगर क्लियर करनी है तो उसके लिए हमें ओपी गाबा चाहिए। ओपी गाबा चाहिए हमें उसके लिए, पर्टिकुलरली पेपर 1 पार्ट 1 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ओपी गाबा के साथ हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ओपी गाबा रेफर कर सवाल बना रही है और इसीलिए हमें वो किताब चाहिए। देखिए मैंने आपको यह सब बातें समझा दी है। अब आपके साथ वो पास पूरे प्रूफ्स है और आपके पास हर सवाल का जवाब है। ओपी गाबा की 2 किताबों का आपको अच्छे से पढ़ना है, राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा और राजनीति चिंतन की रूपरेखा। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। PSIR के लिए अगर आप मोटी फीस नहीं दे सकते हैं, क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, PYQs और
ओपी गाबा, ओपी गाबा अगर यह आपके पास है तो आपको PSIR में 300 प्लस मार्क्स लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई आपको रोक सकता है। इन PYQs का ओपी गाबा से आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसी अंदाज में जैसे सवाल पूछते हैं उस सवाल के और उनके जवाब हमें लिखने पड़ते हैं, उसके लिए आप उस अंदाज में ओपी गाबा को पढ़िए, आपका काम आसान हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको सवाल आता है तो थ्योरी IAS में मैं आपको आगे चलकर ओपी गाबा आपको पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है तो वो भी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है थ्योरी IAS करके, थ्योरी IAS, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन के लिए खुला है। थ्योरी IAS हमारे नाम से है, चैनल के नाम थ्योरी IAS करके। डॉक्टर अनिल यशवंत मैं उसका एडमिन हूँ। अगर आपको मेरे नाम से भी सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिल जाए और आपको PSIR या और GS के बारे में जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप मेरे साथ शेयर कर उसका सुझाव मेरा सुझाव ले सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अच्छी जानकारी केवल अपने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ज्ञान का प्रसार करना हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, उसमें कोई खंड ना आने दे। थैंक यू सो मच।